हमारे अगले सेशन का नाम है कश्मीर साहित्य की आयु। इसमें दो लोग हैं जो हमारे लिए खास, हमारे लिए बेइंतहा मुसीबतें झेल कर केवल कानपुर की मोहब्बत में मुब्तला होकर यहाँ तक चले आए हैं। उनका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर सुधीर महाजन, वरिष्ठ रंगकर्मी, जम्मू एंड कश्मीर। हिंदी निदेशालय से इनके द्वारा लिखित पुस्तक रंगमंची अध्ययन पुरस्कृत है। डॉक्टर सुधीर महाजन 7 विषयों में स्नातकोत्तर और हिंदी में PhD है। जो दूसरे हैं इसमें हमारे अग्निशेखर जी, उनके बारे में मैं अपने को इस योग्य नहीं समझती कि मैं कुछ भी उनके बारे में कह सकूं, इसलिए मैं किसी और का लिखा हुआ श्रीमान सुधाकर अदीब जी के एक लेख से उनके लिए कुछ लाइनें बोल रही हूँ। श्रीनगर कश्मीर में 3 मई 1955 को जन्मे कविवर, लेखक और विचारक अग्निशेखर कश्मीरी पंडित बाद में हैं। पहले एक सच्चे कवि और उससे भी पहले एक सच्चे भारतीय हैं। वे उस सनातन धर्म की महान शांति प्रिय परंपराओं के आज भी संवाहक और समर्थक हैं जो पिछली सदी के अंत में कश्मीर घाटी में हुए सबसे बड़े जातीय नरसंहार के बावजूद अब भी अपने कश्मीरी हम बिरादरों से उन्हें नफरत करना नहीं सिखाता, क्योंकि उनकी कविता की जड़ें महान मानवतावादी संत कवित्री ललद्वत, माँ लल्लेश्वरी और शेख नूरुद्दीन उर्फ नंद ऋषि के आशीर्वाद से अभिसंचित हैं। तभी अग्निशेखर जब अपना काव्य संग्रह जलता हुआ पुल 1990 से अब तक 30 वर्षों की जलावतनी के दौरान रचकर हमको देते हैं, तो उनकी कविताओं में विस्थापन की त्रासदी का दर्द तो समाया होता है, मगर धर्म, जाति व अथवा किसी भी भेदभाव के आधार पर किसी के लिए भी हिंसा, घृणा या प्रतिकार का भाव नहीं झलकता। अग्निशेखर विनाश की जगह निर्माण के कवि हैं और निराशा के घटाटोप से गुजरने के बावजूद जबरदस्त आशा और मनुष्यता में आस्था रखने वाले एक सच्चे साहित्यकार हैं। उनकी जलता हुआ पुल नाम की उनकी कविता संग्रह कश्मीरी पंडितों के अकथनीय संघर्षों, सहनशीलता और चिंताओं का एक सच्चा दस्तावेज तो है, मगर इस दस्तावेज में केवल प्रताड़ित कश्मीरी पंडित ही नहीं, कश्मीरी मुसलमान भी उसी संवेदना के साथ शामिल हैं। बावजूद इसके ये एक ऐसी कौम की काव्यमय टुकड़े टुकड़े दास्तान है जो अपने ही देश में अपने ही लोगों द्वारा शरणार्थियों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दी गई, मगर उस मजबूरी को उसने स्वीकार नहीं किया, संघर्ष किया, पर अपना स्वाभिमान नहीं सोया। इस संग्रह में एक उल्लेखनीय कविता है, एक पुस्तक का जानलेवा लोकार्पण। बेइंतहा जानलेवा कविता है। कवि अग्निशेखर के अनुसार इस कविता की अपनी एक प्रामाणिक कहानी है। 1996 में वो जान जोखिम में डालकर कश्मीर जाकर BSF के सुरक्षा बलों के साथ अपनी नदी में मुझसे छीन ली गई मेरी नदी कविता संग्रह को पुल से विसर्जित करके लोकार्पण करके आए थे। पुल के दोनों ओर यातायात रोक लिया गया था। वो भावुक होकर बीच पुल तक गए थे। अपनी वितस्ता नदी को उन्होंने नम आंखों से देखा था कुछ पल, और फिर उसमें अपनी और अपने कवि मित्र संतोषी की कविता पुस्तक श्रद्धा से विसर्जित कराया। विश्व में किसी जलावतन कवि द्वारा अपनी तरह का अनोखा लोकार्पण है। कवि श्रेष्ठ अग्निशेखर हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा पढ़ने जाने वाले कवियों और देश के कोने कोने में आमंत्रित किए जाने विद्वानों में से एक हैं। उनके अब तक प्रकाशित कवि संग्रह है किसी भी समय मुझसे छीन ली गई मेरी नदी, काल वृक्ष की छाया में, जवाहर टनल, जलता हुआ पुल आदि। यहाँ आने की खुशी तो है, लेकिन एक और खुशी है मेरे मन में, मैं साझा करना चाहता हूँ आप सबके साथ। अग्निशेखर को अग्निशेखर नाम कानपुर ने दिया है, इसलिए मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ। मूल नाम मेरा कुलदीप है। जैसा कि गौतम अभी बता रहे थे, मेरे गांव में इनकी ड्यूटी थी और गांव में होली भी इन्होंने खाई है मेरे गांव में। तो उस गांव का नाम है सुंबल। तो सुंबल के होने से हम सुंबली कहलाते हैं। मूल तो भट्ट है जरूरी जी। कुलदीप सुंबली नाम का एक
कॉलेज का विद्यार्थी, सोपोर डिग्री कॉलेज में पढ़ता था, तब मैं लिखना थोड़ा थोड़ा शुरू किया था। तो एक हमारे दोस्त होते थे कानपुर से, वो मेरे संपर्क में आए। तो उन्होंने कार्ड लिखा जाता था, खतों की बात अभी कर रहे थे, तो एक खत आया मेरे पास। वो कहता है मुझसे कि प्रिय कुलदीप, यूं तो आपका नाम कुलदीप भी बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत यह है कि पंजाब में कुलदीप लड़कियों का नाम होता है। दूसरी बात यह है कि कुलदीप चड्डा, कुलदीप तलवार, कई लोग हैं, तो आप अपने लिए कोई उपनाम चुन लो। तो मैंने फट से लिखा, हाँ मैं सोच रहा हूँ। तो दूसरे पत्र में कानपुर से ही आया पत्र, अभी मैं नाम नहीं बोलूंगा। तो उनमें 5-10 नाम सुझाए थे, उसमें दूसरे पर ही था अग्निशेखर। तो मैंने कहा बढ़िया, तो मैं टिक मार। और ये थे उन दिनों, उनका नाम होता था अमल दास। फिर 2-4 महीनों के बाद उसने कहा अब मैंने अपना उपनाम बदला है, अब मैं नटराज हो गया हूं। फिर 2-3 महीने के बाद वो दीवाला जैसे पिटता है नामों का, तो तीसरा पत्र आया उनका कि अब मैं नटराज सन्यासी हो गया हूं। और फिर 2-3 पत्र के बाद क्या, अब मैं बलराम हूं और बलराम ही रहूंगा। वो कथाकार आपके कानपुर के हैं, उनका दिया हुआ नाम है, इसलिए मैं कानपुर के प्रति प्रणाम करता हूं। मैं आभारी हूं, कानपुर ने मुझे नाम दिया। ये एक मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। दूसरा ये कि यहाँ साहित्य के आईने में कश्मीर, जो मूलतः कहना चाहिए कि निर्वासन साहित्य के आईने में कश्मीर। और मित्रों, निर्वासन ये बहुत दुखद और त्रासद अनुभव है इस देश के साथ, कि कल्पना करिए कि अपने घरों से आपको एकदम में एक रात में निकाल दिया जाता है। ऐसी दहशत, ऐसी आबोहवा बदली जाती है कि आप रातों रात मुट्ठियां भींचकर अपनी बहु बेटियों का हाथ पकड़कर जैसे तैसे घर बार, संसार, इतिहास, भूगोल, संस्कृति, अड़ोस पड़ोस, मित्र, रिश्ते, किताबें, पुस्तक छोड़ के भाग जाते हैं। कहाँ भाग जाते हैं आपको कुछ पता नहीं। और भाग जाते हैं तो जो लोग कश्मीर गए हैं और कश्मीर से रास्ते रोड से गए हैं, तो आपको मालूम होगा कि एक जवाहर टनल है वहां, और जवाहर टनल के रास्ते से 3 किलोमीटर लंबी टनल होती है। उस जवाहर टनल में आप घुसते हैं उसके अंधेरे में, तो आप शेष हिंदुस्तान की तरफ भागते हैं, जम्मू की तरफ। कल्पना करिए कि लाखों लोग उस टनल से बाहर आ रहे हैं, भाग रहे हैं। दृश्य कल्पना करिए कि यहाँ लोग बैठे हैं, पत्रकार बैठे हैं, विज्ञानी और हमारे गौतम भी वहां से होके आए हैं। और आप कल्पना, जिन्होंने 47 का विभाजन नहीं देखा है, जिन्होंने उसके बारे में सुना है, वो अपने आप को दोहरा रहा था उन दिनों। 90 के दशक की बात मैं कर रहा हूँ, खासकर 19 जनवरी की रात, बहुत ही काल रात्रि हमारे लिए। और आप भाग रहे हैं एक उम्मीद के साथ कि जवाहर टनल कभी खत्म होगी और आगे प्रकाश होगा, उजाला होगा, आगे हमारे लोग मिलेंगे, आगे हमारे साहित्यकार मिलेंगे, प्रगतिशील मिलेंगे, चित्रकार मिलेंगे, संगीतकार मिलेंगे, बुद्धिजीवी मिलेंगे, आपके मानवाधिकारवादी मिलेंगे, कोई तो बात करेगा हमारी। लेकिन आपको क्या मिला? अब जब एक एक करके बाहर आ रहे हैं, आप अपनी उपस्थिति तंबुओं के शहर में देख रहे हैं, शरणार्थी कैंपों में आप पहुंच रहे हैं एक एक करके, और आप पट्टों के फेरणों में आ रहे हैं क्योंकि बर्फ के देश से आप आ रहे हैं, और जम्मू की जलती हुई धूप में आप आंखें खोल रहे हैं और आप लू लगने से मर रहे हैं। मेरा पिता पहली कैजुअल्टी हुआ, वो गर्मी नहीं झेल सका और गिर गया, और जैसे पेड़ से कौवे मुरझा के गिर जाएं ठप 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 की, इस तरह सैकड़ों लोग उन 2-3 महीनों में लू लगने से मर गए। नया अनुभव था, और किसी को समझ नहीं आता क्यों हमको निकाला गया, क्यों, किस बात पर। ये तो धर्मनिरपेक्ष देश है, बड़ी बड़ी बातें होती है धर्मनिरपेक्षता की, है धर्मनिरपेक्ष मूल रूप से। ये तो लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है देश में, यहाँ इतनी सेना है, यहाँ इतना व्यवस्था है, और ऐसे धर्मनिरपेक्ष देश में आपको धर्म के आधार पर निकाल मार किया जाता है, और ये देश चुप रहता है। जो अक्सर रात दिन बोलते हैं वो चुप रह जाते हैं, आपकी त्रासदी पर चुप्पी ओढ़ी जाती है।
आपके जिनोसाइड पर, जिनोसाइड एक नया अनुभव है देश के लिए। जिनोसाइड, जाति संहार, और जाति संहार के बाद क्या बताइए, हम जब जाति संहार की बात करते हैं तो हिटलर की याद आती है, नाजियों की याद आती है, यहूदियों की याद आती है। और जो विस्थापन का संदर्भ जब हम देते थे 90 से पहले, तब इमीडिएटली आप यहूदियों के साहित्य की बात करते थे, आप यहूदा अमीखाई की बात करते हैं, आप अमोस ओज की बात करते हैं। लेकिन एक विस्थापन आपके सामने है, और बड़ा विस्थापन है, और ये कोई विकास से जुड़ा विस्थापन नहीं है, ये कोई जंगल बेचने से हुआ विस्थापन नहीं है, ये उत्तराखंड में जैसे अभी प्राकृतिक आपदा आई थी वो विस्थापन नहीं है, ये आगजनी वाला विस्थापन नहीं है, ये विस्थापन है। इसके पीछे एक राजनीति है, इसके पीछे एक अपनी विचारधारा थोपना और एक अलग राष्ट्र बनाने की, और वो भी मजहबी राष्ट्र। हम क्या चाहते हैं? आजादी। आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा। वो राजनीति काम कर रही है और आपको निकाला जा रहा है, मारा जा रहा है। और मेरी अपनी चाची यहाँ डॉक्टर ज्योत्सना जी हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ कि मेरी चाची, बड़ी चाची, उसने इनकार किया कश्मीर छोड़ने से। कहा ये मेरे हाथ के पैदा हुए बच्चे हैं, चाहे इनके पास बंदूकें हों, कुछ है, मुझे कुछ नहीं करेंगे। विश्वास करेंगे, करण नगर में उनको ताला बंद करके अपने घर में जिंदा जला दिया, मेरी चाची को, अपनी। ऐसी कई औरतें, ऐसी कई बहनें हमारी सरदार, मैं नाम गिना कर पूरा घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं बोल रहे। ये जिनोसाइड है। और जिनोसाइड के बाद क्या होता है? हमारे लिए नई टर्म है हिंदी वालों के लिए। जनसंहार से भी कुछ बात नहीं बनती है, नरसंहार से भी कुछ नहीं बनती है। वो लगता है नरों का और नारियों का, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद यहूदियों के साथ जो हुआ, जनसंहार हुआ, फिर जनसंहार के बाद होता है जुटलाया जाना उस जनसंहार को। अरे यार बकवास करते हैं, बड़े वतन हैं, बड़े सांप्रदायिक हैं, वो वादी है, ये वादी है, कुछ नहीं हुआ यार, यही क्या बने, वो भी नहीं बने। कई कंस्ट्रक्ट और कई नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं। तो उसको कहते हैं अंग्रेजी वाले डिनायल ऑफ जिनोसाइड। जिनोसाइड हो गया है, उसके बाद डिनाइल में लोग नहीं हुआ जी, नहीं हुआ, क्या बकवास के। तो जगमोहन ने निकाला कि ये बड़े वो सूदखोर लोग थे, बड़े पढ़े लिखे ब्राह्मण थे, दलितों का ये पता नहीं जो है ही नहीं वहां, वो आपके बारे में कहेंगे। और आप देख रहे हैं टेंटों में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और आपके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। और जो बोल रहे हैं उनके अपने फायदे नफा नुकसान है। ऐसे में आप विस्मित, स्तब्ध, हैरत, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ है और क्यों नहीं बोला जाता हमारे, और हमारे बारे में झूठ क्यों बोला जाता है कि जगमोहन ने निकाला। अरे अग्निशेखर से कुछ नहीं यार, मेरा मोहल्ले का नाई मुझे मारने आया, जिसके साथ में, जिसके बाद में 20 साल से बाल कटवाता था, वो भी जगमोहन ने भेजा था। तो ये जो इतना झूठ गढ़ा गया, झूठ फैलाया गया, वो दिल्ली में भी बजा, पाकिस्तान में बजा, और दिल्ली में भी डफली बाजू ने वो झूठ फैलाया हमारे बारे में। और एक हम रातों रात प्रगतिशील से प्रतिक्रियावादी, वो वादी, ये वादी, पता नहीं कितने वादी हमको बना दिए, क्योंकि हमारा सच इतना ज्यादा सच है कि आपको झूठ लगने लगता है। लेकिन यही सच जब आप रियलाइज करते हैं तो विस्मय से आपका मुंह खुला रहता है। ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है, संभव है। एक नारी विमर्श की बात चल रही थी, एक गिरजा नाम की गिरजा को मेरे दोस्त की भाभी, इसके हाथ से मैंने 10 बार चाय पी होगी बांडीपुरा में, उसका एबडक्शन ही नहीं होगा, अपहरण भी नहीं होता है, गैंगरेप भी नहीं होता है, उसको जिंदा आरे पर तो फाड़ करके चीरा जाता है, एक हिस्सा पुल के उस तरफ दफन किया जाता है, दूसरा इस तरफ। रिकॉर्ड देखिए आप, लेकिन कोई बात नहीं करेगा इस पर। आपको प्रतिक्रियावादी कह देंगे, आपको पता नहीं क्या दक्षिणपंथी कहेंगे, आपको हिंदुत्ववादी कहेंगे, जो वादी सच है यार, ये सच है, मैं आपके अपने सच को तुम्हारे लिए क्यों बदलूं, ये मेरा सच है। 90 से पहले अग्निशेखर प्रगतिशील था और अचानक प्रतिक्रियावादी कैसे होगी? तो ये चीजें मैं इसलिए दोहरा रहा हूं। तो ऐसे में जब आप कोई नहीं बोल रहा है, तब आपका साहित्य बोलता है, तब आपकी कलाएं बोलती है, संगीत बोलता है, चित्रकारी बोलती है, म्यूजिक बोलता है। और जो वो बोला, जिसकी अब आप क्या करेंगे? इस साहित्य की नोटिस मोड़ लो, ये फिर आपको असुविधा में डालता है। हमारे वरिष्ठ कवि स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी की एक सोनेट की पंक्ति है, वे क्यों चुप हैं जिनको आती है भाषा। जब सब चुप हैं, बोलने वाले चुप हैं, तो आपका साहित्य बोलेगा। और वो साहित्य क्या क्या बोलेगा?
वो एक तो पहले सदमा बोलेगा अपना, विश्वासघात बोलेगा अपना, उसके साथ हुआ विनाश बोलेगा अपना, वो गुस्सा भी बोलेगा, लेकिन वो हिंसा की बात नहीं करेगा। जैसे बहुत अच्छे से यहाँ कहा गया, इस सारे साहित्य में कहीं भी हिंसा की भावना नहीं, इस साहित्य में तर्कों के बावजूद कहीं घृणा नहीं है। यहाँ गांधी जी की बात कही गई, जो गांधी जी कहते थे घृणा से परहेज और अभय की बात, इस साहित्य में अभय है। तुम क्यों नहीं करते हो मेरी बात? क्योंकि तुम डरते हो, सच से भी डरते हो, और अपने को बड़ा मानवतावादी, उदारवादी, पता नहीं क्या क्या वादी तमगे लगा के फिरते हो। मेरे लिए तो मेरे अनुभव से तो मैंने तुमका एक्सरे देखा है, तुम क्या थे यार, मुझको ही नहीं दिखाई दे रहा था, मैं ही शायद पहचान नहीं पाया था। तुम मेरे विनाश में चुप क्यों महसूस हो? और जबकि मैं नेल्सन मंडेला से लेकर के फिलिस्तीन पर कविताएं लिखने वालों में हूँ, मैं ही नहीं, मैं अपनी पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। उसमें महाराज कृष्ण संतोषी, महाराज कृष्ण शाह, उसमें क्षमा कौल है, उसमें मोहन निराश है, हरिकृष्ण कौल है, पृथ्वीराज शांत है, दीनानाथ अय्यर, ये अपने शिष्य तोषानी है। हमारी 90 से पहले की का साहित्य देखिए, उसमें फिलिस्तीन को लेकर कविता है, उसमें आपके ये जो नेल्सन मंडेला को लेकर कविता है, उसमें साउथ अफ्रीका को लेकर कविता है, उसमें किसी भी सांप्रदायिक उभार के खिलाफ कविता है, उसमें इवन बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने को लेकर भी हमने कविताएं लिखी है। लेकिन आपके ढहाए जाने पर सब मौन, चुप और किनारा कशी। इसलिए ये जो साहित्य है, जो आप जल्द इसकी देखेंगे, ये उस चुप्पी के खिलाफ भी बोलता है, वो चालाकियों के खिलाफ बोलता है, वो अपनी पीड़ा के खिलाफ बोलता है, वो सवाल करता है, खुद पर भी सवाल करता है, मेरे पैसा ऐसा क्यों हुआ, ये चुप्पी क्या है। वो यहां तक जाएगा कि 47 में जब विभाजन हुआ और देश 3 टुकड़ों में बट गया और 10 से 30 लाख लोग तक कहते हैं मारे गए, 30 लाख लोगों तक। और इससे भी ज्यादा कहा जाता है रिपोर्ट से, जिस देश में 30 लाख तक लोग मारे जाए, विभाजन के चलते लोगों की बात कर रहा हूं, हिंदू या मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, 30 लाख लोग जब मारे जाए 47 में और देश 3 टुकड़ों में बट जाए, बताइए उस अनुपात में कितना साहित्य है आपके पास। अरे यहूदियों के द्वितीय महायुद्ध के बाद आज तक साहित्य लिखा जा रहा है उस स्मृति को लेकर के, आज तक फिल्में बन रही हैं, आज तक पेंटिंग्स हो रही हैं, आज तक उन स्मृतियों से नहीं बने। लेकिन अपने यहाँ क्यों नहीं है विभाजन को लेकर के वो ठोस जो त्रासदी है उसको लेकर कितना है, उस नरसंहार को लेकर कितना है आपके पास? ये चुप्पी का कारण कोई होगा, और ये चुप्पी चलते चाहिए। 84 में आ जाइए, सिखों का जब जनसंहार हुआ दिल्ली में, तो कितना साहित्य हमारे पास, हमने नहीं लिखा, बच्चे जो कुछ लिखा वो पंजाबी मूल के भाषाओं। इवन 47 में भी विभाजन को लेकर जो हिंदी में है अपने पास, वो मोहन राकेश यशपाल और ये 2-4 और नाम जो बड़े नाम हैं, वो भी पंजाबी भाषी हिंदी साहित्यकार थे, पंजाबी मूल के थे। हिंदी साहित्य चुप रहा। इस चुप्पी का कारण क्या है? उस चुप्पी पर सवाल आपको इसमें लेंगे। और लेकिन आपको कुछ भी लगे, और कई लोग उनको इनबॉक्स में कहते हैं यार इतना तुम क्यों कहते हो, तुमको साहित्य में भविष्य नहीं बनाना है। मैंने कहा नहीं बनाना है, मैं तुम्हारे लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं लिख रहा हूँ, साहित्य अकादमी पुरस्कारों के लिए नहीं लिख रहा हूँ, मुझे आयोवा नहीं जाना है, मुझे विदेश यात्राएं नहीं करनी है, मुझे चर्चाएं नहीं चाहिए, मुझे समीक्षाएं नहीं चाहिए, मत करो। मैं अपने सच के लिए लिख रहा हूँ, मैं सच के साथ हूँ, ये साहित्य सच के साथ है। तुमको बुरा लगे तुम्हारी मर्जी, तुमको अच्छा लगे हमारी किस्मत, क्योंकि ये ठोस सत्य इतना ज्यादा ठोस है कि तुमको असंभव लगता है ऐसा हुआ होगा, जबकि हुआ है ऐसा। मैंने 1-2 मिसालें आपको कही होंगी। 1500 कश्मीरी निर्दोष भाई बहनों को चुन चुन कर मारा, 1500। और वो कहेंगे आपको अरे झूठ बोलते हैं। अगर हम झूठ बोलते तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाते? बिठाओ ना कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जांच कराओ यार कितना ये अग्निशेखर झूठ बोलता है, झूठ की पोल खोलो, उसको फांसी पे चढ़ाओ अगर झूठ निकलता है, उसका इनकार करोगे। मानवाधिकारों के हनन हमारे नहीं हुए और हमको कहते हैं कि इनकी तो वैसे कोई खास वजह नहीं थी वहां से निकलने की। अरे खांसी टूटती तो कौन सा कल्पित सच कर रहे हो? कोई हैदर फिल्म आती है तो हमारे एक बड़े लेखक दूसरे वरिष्ठ लेखक से फोन पे कहते हैं आप बड़े वो विस्थापित कर, तो देखो ना ये क्या है, देखो ना असली सच क्या है। और वो हमारे बड़े भाई साहित्यकारों से कहते हैं ये काल्पनिक सच है, हैदर का सच काल्पनिक सच है।
और अग्निशेखर महाराज संतोषी, क्षमा कौर और ये निर्वासन साहित्य का सच वास्तविक सत्य, इस पे बात क्यों नहीं होती? तो मेरे मित्रों, ये कोई आक्षेप की बात नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है कि जहां आप अकेले पढ़ते हैं और अकेले पढ़ के फिर भी आप पराजित नहीं होते हो। हम लड़ेंगे अकेले, अपने दम पर लड़ेंगे, ठीक है, तो कोई साथ चले नहीं चले, हम चलेंगे, चलते रहे और 30 साल तक हम चलते रहे। और मेरे मित्रों, आप जान के शायद अच्छा लगेगा या जैसा भी लगे कि भारतीय, समूचे भारतीय साहित्य में निर्वासन साहित्य जो है नया अध्याय है। ये नया अध्याय जुड़ा है इंडियन पोइट्री में। इस पर रिसर्च हो रही है, होएगी आगे वाले। मैंने उस मित्र से कहा मुझे परवाह कोई साहित्यकार भी वगैरह इसकी चिंता नहीं कर, मुझे नहीं है, मैं साहित्य उसको देखकर अपना नहीं कर रहा हूँ। मेरा सच है, मैं अपने लोगों के साथ हूँ। तुम कुछ भी कहो, अगर तुमको परहेज है हमारे साहित्य रहे, उसका भी सम्मान करेंगे हम। मैं ये मान के चला हूं, मेरा पाठक अभी 50 साल के बाद पैदा होगा, मैं उसके लिए लिखता हूं। भविष्य है मेरा पाठक, तुम नहीं हो, तुमको मैं नकार के आगे निकलता हूं, चिंता नहीं है मुझे। तो इस तरह मेरे मित्रों, ये जो साहित्य आया है, अब इस साहित्य के पीछे एक होता है। आप मिलान कुंदेरा को याद करिए, उनका एक कोट मैं आपको बताता हूं, मेरी बात और ज्यादा स्पष्ट हो। वो कहते हैं, मिलान कुंदेरा कहते हैं, 3 चीजों पर आग्रह है उनका, स्मृति पर, पुस्तकों पर, ज्ञान पर और इतिहास पर। मिलान कहते हैं देशों को नष्ट करने के लिए सबसे पहले उनकी स्मृति को लूट लिया जाता है। उनकी किताबों के साथ उनके ज्ञान, इतिहास को नष्ट कर दिया जाता है। फिर कोई और नई किताबें लिखता है, नए ज्ञान की सीख देता है और एक भिन्न इतिहास का आविष्कार करता है। ये हमारे शत्रु है, हमारे इतिहास में दखल है, झूठ हमारे बारे में फैलाया जाता है। जैसे मैं अपने बच्चे को, जो 3 साल का था जब हम वहां से भागना पड़ा, आज मैं अगर उसको भेजता हूं तुम कश्मीर जाओ और शंकराचार्य पर्वत जाना, तुम जाओ श्रीनगर के उस इलाके में जाना, अनंतनाग जाना, और जो श्रीनगर है, आपने उसका बहुतों को पता नहीं होगा, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर का निर्माण किया है सम्राट अशोक ने, मगध से जाकर के। उसको कौन, क्योंकि श्रीविद्या का केंद्र था। अब मैं बच्चे को कहता हूं कश्मीर जाना है तो वहां शंकराचार्य जाना, श्रीनगर के उस इलाके में जाना, फिर श्री विद्या का जो पर्वत है, हारी पर्वत उसको बोलते हैं, शायरी का, वहां जाना। अब वो वहां जाता है। अब देखिए इतिहास कैसे बदला है। अब वो टैक्सी, मान लीजिए किसी टैक्सी ड्राइवर से अंकल या सर जैसे आज बोलते हैं, उनको शंकराचार्य कह जाना है, वो कहेंगे यहाँ कोई शंकराचार्य पर्वत नहीं है, हाँ सुलेमान पहाड़ है, शंकराचार्य सुलेमान में बदले। वो कहे मुझे श्री वो हरि पर्वत जाना है, कहे यहाँ कोई हरि पर्वत नहीं है, हाँ कोई महारान है, मुझे अनंतनाग जाना है, यहाँ कोई अनंतनाग नहीं है, इस्लामाबाद है। यानी आपका इतिहास बदला जा चुका है, आपके नाम बदले जा चुके हैं और आपका भूगोल आपसे छीना जा चुका है। आप इतिहास की निरंतरता से अलग काट दिए गए हैं। आपका भूगोल नहीं है, आपकी भाषा आपके पास नहीं है, और भाषा में भी आप एकदम अलग, उच्चारण अलग कर दिया गया। ये आप नहीं समझ सकते शायद। मैं जिस तरह की कश्मीरी बोलूं और मेरा वो साथी जो मेरा पड़ोसी था, तो मैं पड़ोस जिनके साथ हजारों नहीं तो सैकड़ों साल रहे हैं, उनका उच्चारण तक अलग कर दिया गया। वो उच्चारण से भी दिखे जो वो वाले लोग हैं, ये उच्चारण से पंडित होते हैं। उच्चारण में भेद, भेदभाव में भेद, दाढ़ी रखने के स्टाइल में अलग अलग अलग। और हम उस बचपन के लोग हैं जब दूर से मस्जिदों और दरगाहों से जो अजान और मन कबत और मन आजाद की धुन आती थी, और जो मेरे देवालयों से, मंदिरों से घंटियों में बजती थी, वो चार होता था, उसमें आप भेद नहीं कर सकते थे। ये धुन मस्जिद से आ रही है, मन कबत मन आजाद पड़ी जा रही है, वैदिक ध्वनि हो रही है, एक था। आज अलग है, अलग है, अलग है, अलग है। संगीत अलग किया गया, ध्वनि अलग है, मुहावरे अलग है, उच्चारण अलग है, भेष अलग है, चलने की चाल ढाल अलग है। कैन यू इमेजिन? नहीं कर सकते यहां से बैठ के। तो इस अलगाव और इस भिन्न इतिहास स्मृति लूटी गई आपकी, नया ज्ञान दिया जा रहा है, नई किताबें लिखी जा रही है। और अब तो हमारे हिंदी में चलन है, एक नाम नहीं लूंगा मैं,
एक सज्जन है, वो उसको मैं कट पेस्ट राइटर कहता हूँ, उसने भी इतना मोटा पौधा लिखा कश्मीर में, वो अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट जानता है। बुद्धू, चल हमारे साथ बात कर, 10 किताबें इधर उधर की पढ़ के और हर अध्याय के नीचे 10, 15, 20 संदर्भ लेख देके तो डराता है हिंदी के पाठकों को। हिंदी में तो वैसे भी अकाल है इतनी अच्छी किताबों का, और कश्मीर में तो किताब पता 30 मार्क खान यार। कश्मीर मेरी रगों में है, मेरे डीएनए में है कश्मीर। तो वहां गोश्तापे खाकर के जो इधर उधर सुन के जोड़ चढ़ा के लिख लिया तो अंतिम कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए कश्मीर की एक ट्रेजेडी ये है कि इसको बेचा जा रहा है, इसको भेजा गया है, इसके नैरेटिव्स है। और आपको हैरानी होगी शायद, मेरे एक पब्लिशर दोस्त ने कहा दिल्ली में, कहा कि इन 30 सालों में 3500 से ज्यादा किताबें कश्मीर को लिखी गई जो सब बेस्ट सेलर बिक गई। अब 3500 से ज्यादा किताबें, इतना बिकता है कश्मीर। कुछ भी करिए आप कश्मीर बेचेंगे। तो उसके अपने अपने नैरेटिव्स उन्होंने कर दिए हैं, किसी को झूठा साबित करना, किसी को, ये आर्मी के लोग हैं, इनको डेमोनाइज करना, यानी विश्व की सबतम क्रूरतम अगर कोई सेना है तो भारतीय सेना है, ऐसे ऐसे कड़े मुर्दे पता नहीं क्या 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 करते हैं, क्योंकि वो सूट करता है, वो सूट आपके शत्रु देश को करता है, वो उनको शक्तियों को करता है। ये जो निर्वासन साहित्य है 30 सालों में कम से कम 400 किताबें हैं, और ये उर्दू में आई है, हिंदी में आई है, अंग्रेजी में आई है, कश्मीरी में आई है, पंजाबी में आई है, डोगरी में आई है। ये हमारा भाई डोगरा है और इतनी भाषाएं जानता है, इससे पूछिए। इतना साहित्य आया, इतनी बड़ी मौन है, लेकिन उस मौन के आगे हम कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं। हमारे वरिष्ठ कवि है शेखर तोशखानी, उनकी कविता है, फैलेगा फैलेगा हमारा मौन, सारे ब्रह्मांड में फैलेगा मौन, और मौन का विस्फोट जो होता है वो भयानक होता है, और ये विस्फोट करती है हमारी कविता। और इसमें ये जो चीज है, उसमें आपको कश्मीर की हत्या, कश्मीर के साथ हुआ विश्वासघात, जो कश्मीर जो मूल्यों के लिए पहचाना जाता था। अभी जगूड़ी जी, प्रेमवत जी, मुझे अच्छा लगता प्रेमवत जी यहाँ रहते हैं, वो तो उठ के चले गए, हमसे मिले बिना भी, हमको बताए बिना भी, तो खैर उनको कोई मजबूरी नहीं होगी। हम जो कहते हैं आनंदवर्धन की बात चल रही है, आनंदवर्धन के दुनिया लोग की जगूड़ी जी बात कर रहे थे। मैं आपसे ये भी कहूं कि जो अपने हिंदुस्तान में, अपने देश में काव्य शास्त्र के कितने स्कूल हैं? 6 है ना, अलंकार, ध्वनि, औचित्य वगैरह वगैरह, ये 6 के 6 कश्मीर से आए हैं। इनके सारे आचार्य गुरु तक, दंडी, बामा, लल्लट, कैयट, मम्मट, वो सारे क्षमित, सारे कश्मीरी आचार्य थे। इसको क्या हम कहते हैं? भारतीय काव्य शास्त्र। क्या कभी हम इसको कश्मीरी काव्य शास्त्र कहा है? नहीं कहा है ना, इसको भारतीय काव्य शास्त्र का। भारतीय काव्य शास्त्र का मतलब है कश्मीर से आया, या कानपुर से आया, कहीं से भी आया, भारत में चाहे कश्मीर है तो। लेकिन इस बात को नहीं मानेंगे वो। तो जहां से काव्य शास्त्र कश्मीर से आया, इतिहास का बहुत लोग कहते हैं कि एशिया में इतिहास लेखन की कोई परंपरा नहीं थी। अरे कलहन को पढ़ो यार, 12वीं शताब्दी में उसने राजतरंगिणी लिखी, और जब राजतरंगिणी लिखता है तो वो 27 इतिहासकारों का उल्लेख करता है भूमिका। फिर श्रीवर को पढ़ो, जोनराज को पढ़ो, शुभ को पढ़ो, प्राजभट्ट को पढ़ो, एक परंपरा है इतिहास लिखने की। और कहते हैं भारतीयों के पास इतिहास लेखन की कोई परंपरा नहीं। इतिहास का बोध कश्मीर ने दिया, दर्शन कश्मीर ने दिया, शैव दर्शन कश्मीर ने दिया। आपका हीनयान और महायान बौद्ध धर्म जब कश्मीर पहुंचा, और 1000 साल तक कश्मीर बौद्ध रहा। और कश्मीर में जो कश्मीर गए, वो मुगल गार्डन वगैरह देखे, वो निशाद शालीमार के बाद एक हारवन जगह आती है, उस हारवन में कनिष्क के जमाने में 4थी बौद्ध सभा हुई। उस 4थी बौद्ध सभा में नागार्जुन की अध्यक्षता में वो बौद्ध हुई थी, और वहां हीनयान से महायान बना, और महायान पर फिर कश्मीरी। उस समय के जो जिनको पंडित बोलते हैं, या मेरे एक दोस्त ने कहा पंडित क्यों बोलते हैं, मैंने कहा शाम को बात करेंगे, मैं बताऊंगा। हम अपने को पंडित नहीं बोलते हैं, कश्मीरी पंडित आपस में एक दूसरे को पंडित नाम से, ये हमारे आचार्यों को, बुजुर्गों को देश ने सम्मान सूचक शब्द दिया, पद दिया है। हम अपने एक दूसरे को भट्ट कहते हैं, हम भट्ट समुदाय हैं, जो हिंदू हैं, वैदिक है, सनातन है, जो भी हैं। तो वहां से वो भट्ट और भट्टनियां, जो भिक्षुणियां बनी, वो आपके सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, और तिब्बत के रास्ते आपके दक्षिण एशिया से लेकर के कोरिया वगैरह तक जाने वाले सारे कश्मीरी आचार्य थे अधिकांश। और उसमें एक महिला या स्त्री विमर्श की बात की, सोनाली अपनी बात करते, सोनाली के लिए मैं कहता हूं, एक कश्मीरी भट्टिनी, एक स्त्री, उसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी 10वीं शताब्दी में कश्मीर से अपने 11, 10 से 6, 7
भिक्षुओं का दल लेकर के तिब्बत पहुंचते। उस जमाने में कोई जहाज नहीं, कोई मेट्रो नहीं, कोई कुछ नहीं, और वहां जाकर के वो लहासा में एक विहार खोलती है। आज भी प्राच्य भट्ट और जितने भी उनके बड़े बड़े पद्म संभव जो उनके शिष्य रहे हैं, ऐसी लक्ष्मी का वहां तिब्बती में नाम है संगदान तकल्पो, ऐसा कुछ वो नामों का भी अनुवाद करते हैं, अनुवाद की एक्सपर्ट हो। तिब्बती में नामों का भी अनुवाद होता है, तो आप पहचानने नहीं आते हो। तो ऐसी लक्ष्मी, कल्पना करिए उस जमाने 1000 साल पहले कोई जा रहा है पहाड़ और चीन और तिब्बत जाकर के, क्योंकि वो ज्ञान के पिपासु हैं, ज्ञान के रहे हैं। और बौद्ध आपने फैलाया, आपने काव्य शास्त्र दिया, आपने सौंदर्य शास्त्र दिया, आपने कविता की, और बिलहन जो कलहन जो कश्मीर से चलकर कर्नाटक पहुंचा, बिलहन महाकवि बिलहन ने कवि क्रमांक देवचरितम लिखा, और उसमें कहता है मंगलाचरण में जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है महाकाव्य में, कहता मैं उस देश से हूं जिसे शारदा देश कहते हैं, जहां की स्त्रियां, ध्यान दीजिए स्त्री विमर्श में चल जाता है, कहते हैं मैं उस देश से बिलोंग करता आता हूं। कि बिलहन कहता, महाकवि बिलहन कहता है यत्र स्त्रीणाम अपि, जहां की स्त्रियां संस्कृत, प्राकृत और जन्म भाषा, 3 भाषाएं एक साथ समान अधिकार किसे बात, मैं वहां से हूं, मैं वहां से हूं, उस धरती से हूं जहां केसर और कविता का विलास है। विश्व में कोई जगह नहीं है जब केसर और कविता एक साथ खिले। और कानपुर का फिर से मैं आभारी हूं, क्योंकि बलराम ने जो मुझे एक अग्निशेखर नाम दिया, बहुत दिनों तक मुझे याद था कि शंकर ईश्वरी है, लेकिन फिर शब्दकोश में देखा अग्निशेखर का एक अर्थ ये भी है कि केसर का फूल। मैंने कहा यार क्या बात है, बलराम कानपुर गए हो, कानपुर गए हो, और तो जहां केसर के फूल उगते हैं, जहां केसर और जहां कविता है, उस देश से मैं आता। ये बिलहन कहता। अब देखिए कश्मीर से वो कर्नाटक गया है, कर्नाटक नाम नहीं था तब, कर्नाट नाम था, और उसी कश्मीर से भाग के मुगलिया उस आतंक और आक्रमण के चलते जो विदेशी लोग आए सेंट्रल एशिया से, एक संगीतकार भी भागा और वो भी कर्नाटक पहुंचा, उसका नाम है शारंगदेव। और शारंगदेव वहां का राजकवि बना, और उसने भारतीय संगीत शास्त्र और दक्षिणी म्यूजिक जो दक्षिणी म्यूजिक जो आप कहते हैं, उसकी आधारशिला रखी संगीत रत्नाकर लिखकर। वो भी कश्मीरी पंडित था। और अक्का महादेवी की समकालीन एक योगिनी हुई है वहां वीर शैव में, उसका नाम है गोमता देवी, कश्मीर की राजकुमारी थी। इतनी स्त्रियों का देखो, आप नीलमत पुराण पढ़ो, उसमें देखो कि प्राचीन भारत में खासकर कश्मीर में स्त्रियों का स्टेटस क्या था। हैरान हो जाएंगे आप, कोई भेदभाव नहीं हो, वो राजनयिक भी हैं, डिप्लोमेट भी हैं, वैरियर भी हैं, कोटारानी भी हैं, वो कवियत्रियां भी हैं। ललित का तो खैर आज तक कोई मुकाबला नहीं, 700 साल से शिरमौर कवियत्री बनी हुई है। ऐसे कश्मीर में आप जिनको निकाल रहे हो, ये किन को निकाल रहे हो? ये कश्मीर से, शारदा भूमि कश्मीर से आप भारत को बाहर निकाल रहे हो, वैचारिक भारत को निकाल रहे हो, दार्शनिक भारत को निकाल रहे हो, सांस्कृतिक भारत को निकाल रहे हो, ऐतिहासिक भारत को आप इसको निकाल बाहर किया अपनी ओर से। लेकिन हम हैं कि तुमने हमारी आत्मा को नहीं पराजित कर सके। तुमने मुझे मारा, शरीर जलाया, जिंदा काटा, मारा, जिला, लेकिन हम फिर टेंटों में बैठ के सांपों से डसने के बाद, नई नई बीमारियों का शिकार होने के बाद, अनदेखी, अनसुनी और इतना अत्याचार सहने के बाद 23 साल तक अकेले दम पर पूरे देश में ही, देश विदेश में हम अपना सच कहते रहे, और वही सच आज भी है। और सच है इस देश का सच, वो सच है इस देश की संस्कृति की परंपरा का सच, निरंतरता का सच, वो सच है सौहार्द का सच, वो है कविता का सच, संगीत का सच, मानवता का सच। उसके लिए चाहे तो मुझे आप सांप्रदायिक कहिए, प्रतिक्रियावादी कहिए, तो मैं अंदर से आप पर हंसूंगा और कुछ नहीं करूंगा। मुझे हंसी आएगी आपकी समझ पर। ये मैंने अरुंधति राय को भी एक बार कहा, मैंने कहा हे लेडी, आई रेस्पेक्ट यू एज अ पोएट, एज अ राइटर। यहाँ तक तो ठीक है तुम लेखक हो, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखक हो, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। बाकी जो तो चर्चा बकवास करती हो कश्मीर पे, आई डेयर यू, कम ऑन, बात करते हैं कश्मीर पे, कैसे कैसे किस आधार पर कहती हो कश्मीर कभी सांस्कृतिक रूप से भारत का अंग नहीं रहा है? हाउ डेयर यू से, यू आर इलिटरेट। आप इलिटरेट लोगों में बात करती हो, या उनमें बात करती हो जिनको सूट करता है तुम्हारा झूठ। तो हमको ये जो साहित्य है,
ये साहित्य ठोस सच की बात करता है। ये इसके बाद भी हिंसा की बात नहीं करता है। गांधी जी के संदर्भ में मैं कहूँ, इसके पास सभी तर्क थे हिंसा के। हमारे युवाओं के पास सभी तर्क थे आतंकवादी बनने के, वापस आतंकवादी बनने के। हमारे में सारे तर्क थे जुनूनी बनने के, हमारे पास सभी तर्क। लेकिन हमारे रगों में जो है ना, वो हजारों सालों का इतिहास है अहिंसा का, प्रेम का, ज्ञान का। मैंने कहा कि हमारे पूर्वज ने सारे विश्व में बुद्ध धर्म फैलाया, बुद्ध की करुणा फैलाई है, दया फैलाई है। और दया फैलाने से हमारा नाम एक दयालु भट्ट कहते थे, उन्होंने जल के हमारी छेड़ बना दी। छेड़ नाम दाल खाने वाले पंडित थे। हमने दाल खाई नहीं है, हम महीने में 1 या 2 बार दाल खाते। तुम तो महीने में 25 दिन दाल खाते हो। ये क्या है दाल भट्ट? ये है दयालु भट्ट, क्योंकि आप 1000 साल तक बहुत थे। तो जिनके जीन में, जिनके डीएनए में बुद्ध बसता हो, जिनके जीन में सम्राट अशोक बसता हो, जिनके जीन में कलहण बसता हो, काव्य शास्त्री बसते हो, वो प्रतिशोध लेने वाले नहीं हो सकते। तुम्हारी दुर्जनों सज्जनों भूयात वाले हो सकते हैं। दुर्जन हो तो सज्जन बनो। सज्जन बनने के लिए हम अपने वेदना का, ज्ञान का प्रसार, संवेदनाओं का प्रसार करते हैं, ताकि चीजें साफ हों, चीजें फिर से अच्छी हों। और कोई भी धर्म के आधार पर। और यहाँ दो बातें सवेरे की। जोड़ी जी ने कहा कि जनेऊ और दलित संगठन को भी कहा। मैंने कहा हमको कश्मीरी ब्राह्मण कहा जाता है, जबकि हम आपस में ऐसा कुछ नहीं बोलते। और सारे हिंदुस्तान में हम एक जाति है जो जाति पात नहीं मानती। आप भले मानते रहिए हमको सारा तो धर्म हो, हमारे यहाँ कोई जाति पात नहीं। ये हमारी माताओं को 90 में आकर के जम्मू या अन्य शहरों में पता चला तुस कौन होते हो जी, आप कौन होते हैं, वो कौन होते हैं। हमारे लिए क्या है यार, कोई ये सब समान है। हमारा पानी झूठा नहीं होता, हमारी हवा झूठी नहीं होती। हमारे बच्चियों ने, उसमें मेरी बच्ची को, वो NSD की छात्र है, इनकी स्टूडेंट है, एक्टर है, अभी छपाक में उसकी भी भूमिका है। वो एसिड फेंकने वाले बशीर की बहन का रोल कर रही है छपाक में। तो NSD की है। तो उन्होंने अपनी मर्जी से अपने लड़के को चुना। उन्होंने घर में कहा, मम्मी से कहा, पापा मेरा लड़का देखा हुआ है। तो मम्मी ने उसके पापा से कहा, ऐसा कह रही है बेटा, बहुत अच्छी बात है। हमने ये नहीं पूछा कि वो सुनील किस जाति का है, वो सुनील किस वर्ण का है, वो सुनील कहाँ का है। हमारे लिए सुनील होना ही काफी था। ये कश्मीरी की विरासत है। और आप आज ये सोशल मुक्त समाज की बात कर रहे हो, जो गो स्टडी कश्मीरी पंडित समाज की समाज शास्त्रीय अध्ययन करो, DFP मदन की किताबें देखो और हैरी सैंडर्स की किताब देखो, आपको पता चलेगा यार हमारे देश में ऐसे भी लोग होते हैं जो जात पात नहीं मानते हैं और दुनिया उनको ब्राह्मण मानती है। ये हमने, अच्छा फिर जनेऊ की बात आई। मैंने जनेऊ उतार के अपने एक किसी दौरान, क्योंकि वो हमारा उसका प्रतीक बना हमारी जाति श्रृंगार का, वो आनंदपुर साहब में है। अब मेरे गले में जनेऊ नहीं है, लेकिन मेरे बेटे का जब जनेऊ था, मेरी पहली कंडीशन थी जो जौहरी जी से कहा। मैंने कहा पहले मेरी बेटी का जनेऊ डलेगा, उसके बाद लड़के का। और हमने मेरी बेटी का जनेऊ हुआ, सुनील से पूछ लीजिए, दुनिया भर में इंटरनेशनल न्यूज बन गई, कश्मीरी पंडितों ने लड़कियों का जनेऊ करा। अरे यार, लड़कियों और लड़कों में क्या फर्क है? हमारे यहाँ लड़कियों को झुकने नहीं देते। हमारे यहाँ कोई पैर छूने, अगर हम झुके भी तो आपको लग सकता है अहंकारी है, वो हैं भी, हम थोड़े अहंकार सब हैं, लेकिन लड़कियों को पैर छूने नहीं देंगे, बहुओं को पैर छूने नहीं देंगे। हमारे यहाँ स्त्रियों का वो पैर झुकना ही नहीं है, वो पाप है। तो ऐसे समाज ने अपने को फिर भी, जब कोई उनके साथ नहीं था, फिर भी खड़ा किया। और हमने पेंटिंग्स की, हमने कविताएं लिखी, हमने डायरियां लिखी, हमने उपन्यास लिखे, हमने कहानियां, कविताएं, निबंध, क्या नहीं लिखा, जो जॉनर मिला वो मिलेगा। आपने अपनी कथाएं रिकॉर्ड की, हर घर की अपनी कथाएं कैसे गाया। अब चौंक जाएंगे सारे, विमर्श आपके टूट जाएंगे अगर आपने पाल के रखे हैं, अगर आप खुले दिल से चाहते हैं। तो हमने, आप देखिए, दिस इज नोन, अंग्रेजी वाले कहते लिटरेचर इन एक्साइल, निर्वासन का साहित्य। और वो निर्वासन साहित्य जो है वो इन्हीं की बात करता है, प्रेम की बात करता है, अपने सदमों की बात करेगा, जिसमें अभी कहा। तो उसके लिए आपने मुझे यहाँ आने का और प्रस्तावना का किया, अपने धैर्य से सुना, मैं आपका आभारी हूँ। इसके
बाद अपने सुधीर महाजन की एक प्रस्तुति है जो सापर के साहित्य की जो भी है वो ये अपना खुद कहेंगे, उसके बाद हम सपने में था या सोच में, घर सचमुच था। बादल युद्ध के थे, चांद शक्ल का, रोशनियों का खासा तमाशा। हम लाम के भगोड़े थे, लाम पर लौट है। ये अंधकार है या हम अंधे? छत तो थी, होगी या छलनी टीन की। आंगन तो था, होगा या ढेर हथियारों का। हुक्का था पापा का, होगा। कहा था ना इसने रहने दो, गुड़गुड़ाएगा। शत्रु मांगेंगे। सोचा था ना कि कुछ दिनों की बात है, लौट आएंगे। क्या हम जागेंगे? पता नहीं चलता। खिड़कियां कहां हैं? जरा टटोलो। जहां जड़ें थी, क्या हमारे वृक्ष गिरे हैं या हम जहां धरती में जड़ें थी? घर पानी में था, वह गए। घर शिला पर था, ढह गया। घर सपने में था या सोच में? घर सचमुच था। चीतकार और सिसकियां, कवि सुभाष काक। वह चैत्र पिछले जैसा ही था। घाटी में भयानक सौंदर्य निखर आया था। घर जले पड़े, मंदिर विध्वंस हुए थे अभी भी। विमान के बिखरे पत्थर सहमे हुए थे हिमप्रस्तर के नीचे। गली से खड़ाओं की खटखट और छत से फिसली बर्फ का आंगन में थम से गिरना हमारा निरंतर सलाप। पिंजड़े के पक्षियों की ध्वनि जैसा। कुछ सहारा थे, कुछ संतोष था। शिशिर की कांगड़ी का संसर्ग, वाटिका के नग्न विस्मित पेड़ों के पीछे, कौओं की काऊ काऊ के मध्य हम कुलिया के हिम्य जल से थालियां धो के लाए थे। रात्रि में चादर पूरी नहीं उड़ी थी। बाजारी कुत्ते अपने अन्न की भीख के लिए घर नहीं पहुंचे थे। एक विचित्र पदचाप हुई। दीपक बुझे, द्वार पर प्रहार हुआ। घर के पुरुष बाहर निकले। कुछ समय पश्चात गोलियों का शब्द, गोलियों का शब्द हुआ। संग्रामपुर में फैल गया एक भयंकर चीत्कार। निर्दयी भूमि है ये। इसके पक्ष में सिसकी भी उभरती नहीं। देवता हमें भूल चुके हैं। ना है राग, ना वेदना, स्मृति भी दुबला रही है। शरणार्थी शिविर में लिखी कविताएं, कवि महाराज कृष्ण संतोषी। पहले जले दिल हमारे, फिर हमारे घर। तब ये हम पर कैसे तोहमत? क्यों चुप है? दिवाली पर हम इस उजाड़ में चिरागों की कांपती हुई लौ देखकर कितने खुश हो रहे होंगे सांप और बिच्छू। दर्श के इतने निकट होते हुए भी हमने लिखी अनगिनत कविताएं, सुने गीत, पहले से भी अधिक लगाए कह गए। तंबूर में होते हुए भी हमने टूटने से बचाया अपना कद। दिवाली की रात
मेरे सपने में अपने गांव का कुम्हार आया और बहुत रोया। उसके आंसुओं से भीग गई मेरी मिट्टी की स्मृतियां। क्या गम है, पूछा मैंने। पहले चुप रहा कुम्हार, फिर धीरे धीरे बोला, इस बार दिवाली पर मेरे दिए किसी ने नहीं लिए। मैंने कुम्हार से दिया लेकर उसे अपने सबसे ताजा घाव पर रखकर चला गया। दिवाली की रात अभी मेरे सपने से लौटा नहीं है कुम्हार। 17 साल का शहीद मुख्तार शेख, कवि अग्निशेखर। खेल के मैदान से घसीट कर ले गए उसे 4 जिहादी दूसरे गांव। पेड़ों की कांपती टहनियों, बिजली की तारों और ठंडी खंभों से उड़वा दिए चहचहाते पंछी। भागे नन्ही मुठियां भींच कर बच्चे अभी खेल रहे थे। कई मनहूस दिनों के बाद निकली फीकी सी धूप में मुजाहिदों ने बांधी कमर के पीछे उसकी फूल सी कोमल बाहें। बंद किया काले कपड़े से उसका मुंह, जैसे उसके अनुनय विनय से खतरा था कोई बड़ा। सीरिया से कश्मीर तक उनकी खूनी सल्तनत को, उनके बाहरी भीतरी आकाओं को, उस बालक मुख्तार शेख को लिटाया उन्होंने मस्जिद के आंगन में, जैसे कोई बकरा। गांव की औरतों ने पीटी छातियां। घरों की खिड़कियों से दूर खड़े पुरुष थे अवाक और बेखून, देख रहे जैसे गुनाहों का मजमा। मुजाहिदों ने गुंजाए नारे, एक ने लहराया काला झंडा, एक ने पढ़ी कुछ आयतें और एक ने काली कटार से रेत डाला। आराम से उसका गला फैल गया, उस मासूम का खून जमीन पर जो अभी दौड़ रहा था उसकी रगों में। सूफियाना संगीत की नोक दोनों की तरह फैलता रहा। उस बच्चे का खून जमीन पर जो प्रसिद्ध थी कवि केसर, अंगूर और कविता के विलास के लिए खून फैल रहा था। लंडित और शेख नूरदीन मुंदेशी के बाखों और श्लोकों को भिगोता हुआ रसूल मीर शम्स फकीर दीननाथ नादीम की कवि आत्माओं को लहू लुहान करता हुआ खून की छींटों से भागों में लाल हुए पेड़ों पर से रक्त सने कच्चे बादाम, अखरोट और केसर के फूल इतिहास के जोखिम भरे पन्नों में ज्यादा दूर ना भी जाए तो इस जमीन पर चिनारों, चीलों और देवदारों से उतरकर लोक कथाओं की बयार बहती थी। इस समय अब कितने बरसों से चप्पे चप्पे पर फैल रहा है खून। ये जिहादी जुनून। बेटों वाली मां, कवि मोतीलाल साथी। बेटों वाली मां है, बुढ़िया है, छतनार, चिनार सी फैली। 5 पुत्र हैं, 5 दिशाओं में खोए हैं, भटक रहे हैं। कोई कहां और कोई कहां, नहीं एक का पता, दूसरे की कोई भी नहीं खबर। एक रहा है चूस जहर बंजर मिट्टी का और दूसरा कैद पड़ा है सांपों के खड में। पोथियां, कवि
रतनलाल शांत। कश्मीर, तुम मुझे तार तार कर सकते हो, पन्ना पन्ना बिखेर सकते हो, पर मैं टुकड़ा टुकड़ा समेट कर जीऊंगा, फिर संपूर्ण हो जाऊंगा और तुम्हें फिर पाऊंगा। मैं तुम्हारे कल की पोथियों से फलादेश लूंगा, अर्थ करूंगा और अपने कल के जख्मों पर नए अर्थों की पट्टी करूंगा। जब तुम सामने थे कश्मीर, तुम्हें मानता था कि फलादेश भेजा है, क्योंकि जानता था कि अर्थ ये नेजा है जिसकी तेज अनी से मुझे बचना है। अब सफर में हूं तो चुबा रहने दूंगा, आधा माथे में और आधा जिगर में, आधा पड़ाव में और आधा नगर में। दुर्घटना के हाशिए पर कवि दिलीप कुमार कौल। इतिहास रोक दिया जाता है और फेंक दिए जाते हैं हम एक जलते हुए भूगोल में। हम एक दुर्घटना के हाशिए पर हैं, प्रतीक्षा करते हुए एम्बुलेंस की, जैसे किसी प्रेमिका की। वहां हमारी प्रेमिकाएं थी दोस्तों। हम सफेद पोशों में उस दिन अपनी पहली और आखिरी कविताएं लिखी और रोए। पहली और आखिरी बार सुनो, धैर्य रखो, सायरन बजाती आ ही जाएगी कुछ देर में। रेड क्रॉस वाली गाड़ी सफेद पर्दे नीचे कूद पड़ेगी और थोड़ी ही देर में हम उठा लिए जाएंगे। करो, भूलने की कोशिश करो। डूबते हुए लम्हों में हम सुनेंगे सफेद पर्दे में लिपटी हुई सांत्वना भरी आवाज, और हम भूलने की कोशिश करेंगे जैसे धोया जा रहा हो खून शहर की सबसे व्यस्त सड़क से। घर की याद कवि शशि शेखर तोषखानी। घर की याद कुंवारी लड़की का पहला प्रेम पत्र है, जिसे वह सबकी नजर बचाकर पढ़ती है। घरों की याद भट्टी में पकी शराब है, जिसे जवान होते लड़के छिप छिप कर पीते हैं। घरों की याद किसी अर्धविस्मित गीत की पंक्ति है, जिसे हम अकेले भी गुनगुनाते हैं। शीर्षकहीन कविता कवि अर्जुन देव मजबूर। बार बार पुरानी यादें दबोचती हैं आकर, झकझोरती है मेरा अस्तित्व। घर का एक चित्र, नदी मां की भांगी, सरिता की सरसराहट खींचती है धूमिल रेखा। आशाओं की लहराती है झंडियां मात्र एक उजड़ी बस्ती पर। मैं समुद्र ही हो सकता था कवि श्याम बिहारी। बर्फ जो हर साल किसी दोस्त सी उतरती थी, कहवों और कहकहों के बीच एक शाने बेनियाजी के साथ सेबों को बांटती लालिमा, धान को जीवन के गीत
इस बार गिरी थी किसी लेनदार से, जैसे ऑडिट की कोई मुहिम चली थी आसमान में, जैसे पूछ रही थी मेरी इस घाटी को रक्त रंजित करने का अधिकार मेरे ही बंधुओं को बेघर दर-बदर करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया था? बर्फ जो गिरी थी इस बार, जैसे पहाड़ों के पास दाग धोने के लिए भी बचा नहीं था पानी। बर्फ जो हर साल किसी दोस्त सी उतरती थी, एक शान बेलियासी के साथ, इस बार गिरी थी किसी लेनदार से। एक शीर्षकहीन कविता, कवि मोहन निराश। बात बासी हो गई, रात बासी हो गई, देव की दासी जो बनी देवदासी हो गई, स्वर्ग में रहकर हम स्वर्गवासी हो गए। निर्वासित कश्मीरियत, कवि महाराज कृष्ण भरत। कश्मीर की कश्मीरियत है भारतीयता, वेद पुराण उपनिषद जीवन जीने का दर्शन जो अब तड़पता है तंबुओं के तपे तबों पर, एक जिंदा मछली की तरह। वह यायावर नहीं, कश्मीरियत की पहचान है। करते हैं उस पार दर्शन की जो खोखली बातें, वे खुद ही कर चुके हैं अपनी मिट्टी पलीत, डालकर मख्तबों की खाद। भूल गए इतिहास और अपने पूर्वजों को छीन गए थे जिनके अधिकार, मिटा गए हैं अपनी पहचान को, क्योंकि आज कश्मीरियत हो गई है निर्वासित। फिर भी है जन्मभूमि पर उसका जन्म सिद्ध अधिकार। प्रकाश, कवि अग्निशेखर। मेरी सोई हुई मां के चेहरे पर पड़ रहा है किसी छिद्र से थोड़ा सा प्रकाश, हिल रही है उसकी पलकें। ये कौन कर रहा है अंधेरे में उजाले की बात?